तो रिटेन्ड अर्निंग का पैसा जो है 80% रख लिया, यानी 80 मिलियन आपने 80% रख लिया, क्योंकि आपने 20% का आपका पे आउट रेशियो है, तो बाकी जो पैसा है वो आपने रिटेन्ड रख लिया। तो जो रिटेन्ड अर्निंग है डिवाइड बाय वेटेड ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आपको चेक करनी है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इक्विटी का जो नया शेयर बना वो कितना बन गया, 66.67 बन गया, क्योंकि आपने 40 उस पे 40 मिलियन जो है आपने वो इक्विटी से मिला लिया। बाकी का जो बाकी के 30 और 1% 30% और 10% जो होंगे वो इसके रेशियो में आपको मार्केट से क्या करने होंगे, रेज करने होंगे। तो वो कैसे रेज होंगे, तो आप बोलिएगा कि 66.67 जो है वो 60% के बराबर है, तो 30% के बराबर क्या होगा, 66.67 जो है 60% के बराबर है, तो 10% के बराबर क्या होगा। यानी बोल रहा है द कंपनी कैन रेज बिफोर having to issue the external equity share as the equity component in the financing mix, so जिसमें हमारा 66.7 जो है वो 60% के बराबर है, तो बाकी का जो 30 या 40% है वो कैसे आएगा। तो देखिए तो हो जाएगा, फैन लिखना है ना। अभी इस क्वेश्चन पे आए तो कंपनी के पास क्या है कि 50 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग है। सॉरी, यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो आपको 50 मिलियन की है। आपका पे आउट रेशियो जो है वो है जी 20%, यानी कि आपने कितना पे आउट कर देना है, इनटू 20% आप पे आउट कर देंगे। तो बाकी का जो पैसा जो है वो आप क्या करेंगे, रिटेन कर लेंगे, यानी कि आप अपने कोई प्रोजेक्ट में लगाएंगे। दिस इज योर रिटेन्ड फंड। अब आपका जो होता है, अब चूंकि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसे है, डेट जो है वो 30% का है, उसके बाद जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कितना है, 10% का है, और आपकी इक्विटी जो है वो कितने परसेंट की है जी, 60% की है। अब चूंकि आपके पास ये जो 40 रिटेन्ड अर्निंग से है, यानी आप फर्दर मार्केट से कैश नहीं उठा रहे, बल्कि यू आर यूजिंग योर रिटेन्ड मनी, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है 40 जो है वो एक्चुअल में 60% के बराबर है, यानी कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपको निकालना पड़ा तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा, इस तरह से। अब इसका आप 30% आप निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी डिबेंचर से इफ आई नीड टू रेज द फंड तो मैं सॉरी 20% आएगा क्या, 30, तो ये 40 66 का 30%, सर 20 है। अगर ये 20 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, तो ये बैलेंस में कितना रह जाएगा हमारा, तो दिस माइनस 60, यानी कि इस तरह से हमारा जो है न्यू कैपिटल जो स्ट्रक्चर होगा, न्यू फंड रिक्वायरमेंट होगा, वो कितने का होगा, 66.67% का कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। और वो कैसे उसका स्ट्रक्चर बना, उसमें हमने 40% जो है इक्विटी वाले से दिया, तो इक्विटी हमने फर्दर रेज नहीं किया, बल्कि हम कैश रिच कंपनी थे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एंटायर डिविडेंड, तो हमने क्या किया, अपने पैसे रिटेन कर लिए, और उस रिटेन जो किया वो 60% के रेशियो में था। तो बाकी के जो 3 थे हमारे पास उसमें भाई और एक बार
हाँ हाँ कर सकता है। देखिए ये बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बताना है if the company expect to have the 50 million का अर्निंग बिफोर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, जिसमें बोल रहा है टू पे आउट कैश डिविडेंड टू द कॉमन और टू री इन्वेस्ट। उनके पास दो ऑप्शन है, इधर दे कैन गिव और री इन्वेस्ट। तो अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं न्यू, तो उनको बोला है कि या तो वो दे सकते हैं, नहीं तो री इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बोल रहा है कंपनी जो है अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 20% का वो डिविडेंड दे देगा और कंपनी के पास 40 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगी। तो इसका मतलब अभी हमको बताना है कि कंपनी का नया जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, नया जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कितने का बनेगा। तो हम कह रहे हैं सिंस हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो है 30, 10 और 60, तो ये जो 40 हम रिटेन्ड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इक्विटी के पोर्शन को। तो बाकी का जो दो चीज है, डिबेंचर है और प्रेफरेंस है, उसका रेशियो क्या है, 30% है और 10% है। तो वो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो नया कैपिटल होगा, यानी जो हम नया कैपिटल रेज कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल रेज कर रहे हैं, वो पूरा कर रहा है 66.67, बट उसमें से 40 मिलियन इज एक्चुअली फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग। फॉर डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल्स वी हैव टू री इशू, वी हैव टू इशू, ठीक है। तो अब ये हमसे बोल रहा है कि अब हमको बताना है कि हमारा जो है नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, हमारे लिए जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो क्या होगा। तो बोल रहा है इफ द कंपनी वांट टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर द रिटेन्ड अर्निंग ब्रेक पॉइंट, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज 15, बट एज्यूम दैट कंपनी कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी इज 16, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये रिटेन्ड अर्निंग को अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर ये ओल्ड यानी अगर ये रिटेन्ड अर्निंग यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग इफ यू आर यूजिंग तो योर कॉस्ट इज 15%, ठीक है। बट अगर मार्केट में अगर आपको री इश्यू करना पड़ गया शेयर्स, यानी इफ यू हैव टू ब्रिंग द आईपीओ देन योर कॉस्ट विल बी 16, बिकॉज की कॉस्ट कब बढ़ जाएगा, क्योंकि अब अगर हम डिस्काउंट में या फ्लोटेशन कॉस्ट पे करेंगे देन मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर छोटा होने से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन है कि एग्जिस्टिंग में अगर हम इंस्टेड ऑफ री इन्वेस्टिंग माई एग्जिस्टिंग फंड, अगर मैं री इशू करूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16 है, और जब मैं रिटेन्ड वाले अर्निंग को, जब मैं अपने एग्जिस्टिंग कैश को यूज करूंगा तब मेरे लिए कॉस्ट जो है 15 का है। अब हम तीनों पे वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल के उनको बताएंगे कि ये मेरे लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ठीक है। बाकी के लिए हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 8 और 11%। तो डिबेंचर का है हमारे पास 8% का, ये हमारे पास है 11% का, तो 8 और 11 एज इट इज रहेगा। अभी ये हमने कौन से रेशियो पे लिया है, ओल्ड, यानी इफ वी आर यूजिंग रिटेन्ड कैपिटल, अगर हम री इशू कैपिटल यूज करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। आवर कॉस्ट इज गेटिंग इंक्रीज, तो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि यू शुड नॉट गो फॉर द री इशू, you should convince the like equity shareholder and you should retain the dividend with you, you should retain the earning with you instead of paying out the dividend। तो ये करना इसलिए पड़ता है ताकि आप उनको एडवाइस कर सके कि भाई साहब कौन सा पोजीशन एज अ कंपनी विच वन इज बेटर। तो बोल रहा है जी मार्जिनल कॉस्ट जो है आफ्टर इतना मिलियन का 60, जो हमने कॉस्ट फंड रेज किया 66.67, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा जो कॉस्ट है 13.1 हो गया, पुराना कॉस्ट जो था वो 12.5 था। दिस वाज लाइक अ ओल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नाउ दिस इज द न्यू कॉस्ट। सो वी कैन से दैट कि आप अगर एडिशनल फंडिंग के लिए जाते हैं तो यू हैव बोथ द ऑप्शन, ईदर यू रीइश्यू और यू कैन यूज योर earning available for equity shareholder. If you are using earning available,
तो यू कैन सेव हाउ मच 0.67%, यानी आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी जी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 0.67 यहाँ पे, यानी इस फंड को रेज करने पे हमारा जो एडिशनल ये जो मार्जिनल कॉस्ट है 0.6 का हमारा मार्जिनल कॉस्ट जाता है। तो देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपके पास सवाल आएगा वहां पे आपको ये समझना है कि आइदर वी कैन गिव दिस और वी कैन गो फॉर द री इशू। अगर री इशू में जाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या टोटल मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बनता है, और अगर हम रिटेन्ड अर्निंग को यूज करते हैं तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बनता है। अगर रिटेन्ड वाले को यूज करके हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम आएगा, देन आई विल एडवाइस के वी शुड यूज द रिटेन्ड। कभी कभी री इशू जो होता है अगर प्रीमियम पे हो जाता है तो हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉस्ट कम होते हैं, तो इन दैट केस वी कैन एडवाइस कि नहीं भाई रिटेन्ड अर्निंग का पैसा रिलीज करो एंड वी कैन गो फॉर द आईपीओ, वी कैन गो फॉर द न्यू इशू। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं जहां पे शायद आप जब नए फंडिंग में जाएंगे तो आपके पास जो क्या होगा, आईपीओ पे जब जाएंगे तो आपका कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, आपके लिए मतलब बेहतर हो जाएगा। तो वो कैसे होगा वो देखिए। अभी मान लो के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, B1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, यही है ना? सही है भाई। अब आ जाइए, ये निकालने का फॉर्मूला है। अब बात है कि D1, तो D1 कब निकलता है, मान लो अभी करंट डिविडेंड जो है 5, करंट डिविडेंड जो है वो 5 दिरहम का है, और अगर ग्रोथ रेट जो है 20% है, तो हमारे लिए D1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट हो गया। अभी देखिए हम दो सिचुएशन लेते हैं। एक सिचुएशन ले रहे हैं कि हमने जो इशू किया है तो हमारा न्यू शेयर्स है, तो हमने एक बार फेस वैल्यू है हमारा 100 रुपए का, मैंने एक बार 98 पे इशू मान लो 90 पे इशू किया, P0 is 90 and in other cases when I issue at the premium my issue price is 110। तो मैं दो सिचुएशंस ले रहा हूं, एक issued at discount, दूसरा issued at premium। ठीक है, अब देखें ये हमें पैसे आ गए। अब हमको दोनों सिचुएशंस में हमको आपको बताना है कि मेरे लिए के कितना है। तो पहला देखिए, पहला सिचुएशन में क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 90 प्लस जी कितना है हमारा 0.20%। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे जी, हम इक्वल टू बिठा देंगे तो हमारा 26% का हमारा कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन 2 में हम जाते हैं। अब ऑप्शन 2 में हमने क्या बोला था जी, 6 डिवाइड बाय 110, 6 डिवाइड बाय 110 प्लस 0.2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या है, 25% है। ठीक है, अब हम एग्जिस्टिंग शेयर्स का बात करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर का। ठीक है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं सब कुछ सही है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू 100 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जब 100 पे कॉस्ट निकालेंगे तो क्या है हमारा कॉस्ट बताइए, तब हम लेंगे 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 0.02। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिक्स बाई 100 नहीं, ये 0.2 है, नॉट 0। हाँ सॉरी समझ आ गया था। हाँ, अब देखिए हमारे पास 3 सिचुएशंस है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप इस तीनों बेस पे क्या अपना ओपिनियन दे सकते हो या नहीं दे सकते।
ये 3 सिचुएशंस पे आप अपने ओपिनियन दे सकते हो। प्रीमियम बता पे रहा कम लग रहा है, प्रीमियम पे देखो, कम लग रहा है। मैं तीनों सिचुएशन बता रहा हूं। एक, ये रिटेन्ड अर्निंग का पैसा यूज करेंगे तब हमको 26% देना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड, रिटेन्ड अर्निंग का पैसा नहीं यूज करेंगे, मार्केट में नया आईपीओ लाएंगे और सिंस आईपीओ इज नॉट फेचिंग द वैल्यू विच आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो 90 रुपए में हमको बेचना पड़ रहा है अपना आईपीओ। तो हमारे पास हमारा कॉस्ट कितना हो गया? 26.67। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है? अपनी रिटेंशन वाले पैसे को यूज करना या मार्केट में आईपीओ लाना? रिटर्न अर्निंग को यूज कर लेना, क्योंकि रिस्क नहीं है। नहीं, रिस्क की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट कंपैरिजन है। कॉस्ट कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डिस्काउंट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो नहीं, सकता है अभी रीइश्यू में। अभी मैं एक एक कंडीशन के साथ कंपेयर करूंगा ना। अभी ये हाँ। रिटेन्ड अर्निंग का पैसा यूज करना आपको, तो कितना देना पड़ रहा है आपको? 26%। ठीक है। अभी आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपसे पूछा गया कि भाई साहब मेरे को एक बार एक सिनेरियो एनालिसिस करके बताओ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग कैन आई यू गो फॉर द आईपीओ। तो आपने सिनेरियो निकाला और आपने सारी एनालिसिस करी और आपको पता चलेगा कि जब हम शेयर मार्केट में निकाल रहे हैं, जब हम अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रहे हैं, देन वी हैव टू गिव द 10% डिस्काउंट, देन ओनली आई विल एबल टू फेच द मनी, देन ओनली पीपल विल बाय आवर शेयर। तो इसका मतलब आपके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? आपको फंड की जरूरत है, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में पैसे हैं, आपके पास ऑप्शन है कि हम सारे पैसे को इक्विटी वाले को दे दें। दूसरा, आपको नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। अब वो जो पैसे चाहिए, आपको अगर री इशू लाना है तो आप री इशू का कॉस्ट चेक करेंगे, तो री इशू में आपका कॉस्ट बन रहा है 26.67%। अगर आप एग्जिस्टिंग फंड को यूज कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट बन रहा है 26%। तो अभी सिर्फ दो सिनेरियो पे आप क्या एडवाइस करेंगे? हम बोलेंगे रिटर्न रिटर्न अर्निंग यूज कर लो, क्योंकि कॉस्ट कम पड़ रहा है। हाँ, रिटेन अर्निंग यूज कर लो क्योंकि कॉस्ट कम पड़ रहा है। इवन दो हम सेम प्राइस में भी बेचेंगे तो बट आईपीओ लाने में बहुत सारे इंसिडेंटल कॉस्ट होते हैं जिनके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम उनको ये एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग है, मार्केट मेरे शेयर्स का वेट कर रहा है टेस्ला की तरह। तो हम क्या करेंगे? हम रिटेन्ड अर्निंग वाले को पैसा लौटा देंगे और हम मार्केट में अपना आईपीओ लाके क्या कर लेंगे? हम अपना कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे। तो हम वहां पे क्या ऑप्शन देखेंगे कि अगर हमारा शेयर्स मार्केट में प्रीमियम पे बिक सकता है तो फिर इंस्टेड ऑफ यूजिंग माय ओन मनी आई शुड गिव द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड एंड आई शुड गो एंड रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये एक्चुअल में एनालिसिस कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, एक बार वापस बताना तो। देखिए, आपके पास करंट डिविडेंड है 5 रुपए का, 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए D1 कितना हो गया जी? 6 रुपीज हो गया। क्लियर? मार्केट में आपकी जो शेयर्स है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि आप जो है 100 पे डील कर रहे हो, 100 में आपकी शेयर ट्रेड कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट में आपकी शेयर 100 पे ट्रेड कर रही है तो अभी आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना होगा? 6/100 प्लस 0.2 यानी 26% फॉर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? हाँ सर। क्लियर? अब आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया, मार्स पे घर बनाना, प्रोजेक्ट आ गया। नाउ यू नीड द फंड और आपके पास रिटेन्ड अर्निंग में पैसे हैं, यानी आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें पैसे हैं।
अब आप एक सिनेरियो एनालिसिस करेंगे, क्या अगर मैं आईपीओ लाता हूं एंड आईपीओ कैन फेच ओनली 90 रुपीज पर शेयर, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट? तो आपने कॉस्ट निकाला क्या, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G करके, तो आपका कॉस्ट आया 26.67%। तो अब आप अपने कंपनी को क्या एडवाइस करिएगा, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी फॉर डिविडेंड, हम लोग इस पैसे को अपने नए प्रोजेक्ट में लगाएंगे। वी वॉन्ट गो फॉर द न्यू आईपीओ। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पैसा रेज करने का ये कॉमन सा तरीका होता है, ठीक है। दूसरा, आपने एक सेकेंड सिनेरियो देखा कि हमारा शेयर्स इतना प्रॉमिसिंग है कि मार्केट इज रेडी टू बाय एट अ प्रीमियम। तो आप देख रहे हो कि मैं जब प्रीमियम पे अपना शेयर्स आईपीओ लाके बेचता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग 25.45। तो नाउ यू कैन एडवाइस टू द कंपनी कि 26% वाला कॉस्ट को क्या करो, इग्नोर करो, उसको अवॉइड करो, सारे के पैसे बांट दो और मार्केट में आईपीओ लाके अपने पैसे इकट्ठा कर लो, अपने पास पैसे निकाल लो 25.45% के कॉस्ट पे। अनस भाई, मुराज भाई, आप ये तीन सिनेरियो को इमेजिन कर पा रहे हैं? Can you imagine these three scenario? देखिए, फिर से एक बार आते हैं। आपका बैलेंस शीट इस तरह का है, ठीक है। इक्विटी, रिटेन अर्निंग, डेट्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। 100, 60, 50, 150 जो है 60% के बराबर है। 250, और 250 का 10%, ठीक है। ये आपकी अभी इक्विटी शेयर, अभी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह की है, ठीक है। यानी अभी आपका ये दो मिला के कितना होता है, 150 होता है। यहाँ पे आपका पैसा जो होता है वो कितना होता है, 75, ये होता है 25। यानी परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो इसको अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो दिस डिवाइड बाय दिस 60%, इसको करेंगे अगर आप तो दिस डिवाइड बाय दिस 30%, इसको करेंगे आप तो दिस डिवाइड बाय दिस 10%। तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपके पास एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उस नए प्रोजेक्ट में जो पैसे की जरूरत है वो है, नया प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट है, उसमें जो आपको पैसे की जरूरत है 66.67 की जरूरत है। तो आपने क्या किया, आपने इक्विटी से आपको कितना चाहिए, आइडियली 40 चाहिए, ठीक है। अब ये 40 जो है आप कहां से ले सकते हैं,
ये 40 लेने के लिए देयर इज अ टू वे। एक, ये रिटेन्ड अर्निंग में चूंकि पैसे पड़े हैं तो आप ये रिटेन आप फर्दर इशू नहीं करेंगे, बल्कि इस रिटेन्ड अर्निंग का पैसा कैश यूज कर लेंगे। इस रिटेन्ड अर्निंग का पैसा आप कैश यूज कर लेंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे कि साहब हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, हम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज योर फंड। तो आप उसका जब फंड यूज करेंगे तो उसके पीछे आपको रैशनल, आपको रीजनिंग रेडी करना पड़ेगा। तो वो रीजनिंग ये है कि अगर हम ये रिटेन्ड अर्निंग का पैसा अगर यूज करते हैं तो आई हैव टू पे 26%। ठीक है, फिर नहीं तो आई डोंट वांट टू यूज दिस रिटेन्ड अर्निंग फंड, आई कैन गो फॉर द आईपीओ, यानी मार्केट से पैसा बोरो करूंगा। तो मार्केट से जब पैसा अगर एज अ इक्विटी आप इशू करके उठाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको चेक किया तो उसको मार्केट से जब आप कैश लेने जा रहा है देन इट्स कॉस्ट यू 26.67%। तो आप अपने कंपनी को एडवाइस कर सकते हो कि साहब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यू आईपीओ आप जो है डिविडेंड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, बल्कि डिविडेंड वाला जो पैसा है उसको आप कंपनी में रखो और नए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर लो। देयर इज अनदर ऑप्शन। अभी उसने चेक किया, आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट ने, उसको लगा कि मार्केट में आपका जो शेयर्स है वो प्रीमियम पे बिकेगा, देन ही केम विद द कॉस्ट ऑफ 25.45%। तो अब आपको वो बताएगा कि इफ यू आर यूजिंग योर ओन फंड, रिटेन्ड फंड, तो आपका कॉस्ट है 26%, बट इफ यू बोरो फ्रॉम द मार्केट योर कॉस्ट विल गोज डाउन टू 25.45%। तो वो आपको बोलेगा कि सर एक काम करो, डिविडेंड जिसका जिसका जो बनता है आप उसको दे दो और मार्केट में आईपीओ लाके आप फंड रेस कर लो। तो ये जो पूरी की पूरी एनालिसिस होती है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और ये हमेशा टोटल अप्रोच में होता है, यानी हर फंड को इंक्लूड करके होता है। ठीक है, अब अगर एक बार और इसके डिफिनेशंस को एक बार भी देख ले तो आपको और बेहतर लगेगा। बोल रहा है मार्केट इन्वेस्टर्स इवैल्यूएट द फाइनेंशियल मेरिट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कंपेयर देम and determine the reasonable limits for the individual beyond which investor will not take the fund, will not make funds readily available. Should a firm attempt to extend the financing beyond the market determined limit, those funds are only available at the higher cost. The marginal cost is the last dollar of new capital that firm raise, that the firms raise. The weighted marginal cost of capital is an incremental cost of financing beyond the previous marginal cost of capital level. The marginal cost of shares sets the series of the ranges and specifies the incremental cost firm will incur when the firm exceeds the maximum limit of the each range, and these are the 5 steps to develop the marginal cost of capital schedules. Determine the appropriate weight for the new financing. ये weight पता करना, component of the cost of capital, कहाँ से पैसे उठाएंगे, the new range of total financing at which the cost of new funds company can increase, evaluate the marginal cost of capital each range of the new capital, plot the marginal cost of capital series. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज है, बट मैं आपके लिए कैलकुलेशंस बता दे रहा हूं कि आप अपने रिक्वायरमेंट में चेक करेंगे कि हम ये फंड कहाँ से लाएंगे और वो फंड से लाने पे हमारा कॉस्ट क्या होता है। तो जो हमारे लेवल पे था कि हमारे पास अपने पास जो रिटेन्ड अर्निंग था और दूसरा ऑप्शन था मार्केट से आईपीओ लेके पैसे लाना। तो ये दो इवैल्यूएशन किया और मैंने बताया कि हमारे लिए जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो एग्जिस्टिंग अगर फंड यूज कर रहे हैं तो 26%, अगर मार्केट से अगर हम आईपीओ लेके लाते हैं एंड इफ माय आईपीओ इज गोइंग एट द इशू एट डिस्काउंट तो माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 26.67%।
25%। अगर मैं आईपीओ से पैसा उठाता हूं एंड मार्केट में मैं प्रीमियम पे इशू करता हूं तो माय कॉस्ट इज 25.45%। तो ये सारी जो एनालिसिस होती है ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ग्राफ बना के होती है। एक मिनट और एक जगह से आपको एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ। Cost for additional fund raise. Marginal is tend to higher than the firm existing cost of capital because an company accumulate the capital increases the risk to the creditor, and for example it is substantial amount is the capital also calculated relative weights degree 9% while cost of preference is 9 and cost of equity is 15. The company is subject to term of the current weighted average capital is, if the company is considering to new capital worth of 5 million, the company has an unappropriate retained earning of 1 million. The cost of debt will remain the same as the new issuance, while the cost of preference and cost of common share will increase to 10 and 18% for the new shares. Mad Max would like to maintain the capital structure after investing the same. अब मैं एक छोटा सा आपके साथ इस पे पूरा का पूरा कैलकुलेशंस करके आपको दिखाता हूं। देखिए अभी बोला है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है देखें। तो कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है डेट पे 6 मिलियन, 6 मिलियन है। उसके बाद बोल रहा है प्रेफरेंस पे 4 मिलियन है और इक्विटी पे आपका कितना है जी 10 मिलियन है। टोटल अभी 20 मिलियन का एक कैपिटल स्ट्रक्चर है। उसके बाद बोल रहा है जी कॉस्ट ऑफ डेट जो है 10% है। कब? बिफोर टैक्स, यानी कि आफ्टर टैक्स कितना होगा 30% का टैक्स है। तो 10 में से 30 निकल जाएगा तो हमारे पास कितना कैपिटल आ जाएगा 7% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है। और साथ में बताया जी कि प्रेफरेंस का जो रेट है वो 9% है। दूसरा इक्विटी का जो रेट है वो 15% है। तो अगर हम वेटेड निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल रहा है वो 11.4% निकल रहा है। ठीक है। नाउ कंपनी बोल रहा है कि उनको द कंपनी इज कंसीडरिंग द न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ 5 मिलियन। अब उनको 5 मिलियन का न्यू कैपिटल चाहिए, 5 मिलियन का उनको न्यू कैपिटल चाहिए। कंपनी हैज एन अनअप्रोप्रिएट रिटेन्ड अर्निंग, यानी कंपनी के पास अभी 1 मिलियन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। कंपनी के पास वो अभी भी कैश के फॉर्म में रखा हुआ है। कितना? 1 मिलियन। The cost of debt will remain the same of the new issuance, यानी जो केडी है अगर उसको इशू करना पड़ा तो नया वाला केडी का कॉस्ट जो है सेम रहेगा। अगर नए वाले फंड पे अगर वो जाएगा तो केडी विल रिमेन सेम। ठीक है।
एंड द कॉस्ट बोल रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कॉमन शेयर्स है वो राइज हो जाएगा, 10 और 18 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो 9 और 15 था वो एक्चुअल में अब 10 और 18 हो जाएगा प्रेफरेंस पे। ये बता रहा है कि अगर नए सोर्स से अगर वो फंड उठाएगा तो 10 या 18 हो जाएगा। बोला है कि उसने कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या रखना है, मैड मैक्स वुड लाइक टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसका पहले था वही वो मेंटेन करना चाह रहा है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर मैडमैक्स कॉर्पोरेशन। तो अभी कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अभी इक्विटी पे कितना है, 10 है। यानी कि अगर इसकी वेट के हिसाब से बात किया जाए तो इसका वेट कितना था, 6/20, 30% बाई 20 कितना 20%, और दिस बाई 20 यानी इसका 50%। वो बोल रहा है कि रिटेन्ड अर्निंग में अभी उसके पास जो है 1 मिलियन है। इसका मतलब उसके पास जो ऑप्शन है टोटल कैपिटल का यानी कि 2 मिलियन वो कैपिटल नया लाएगा। बोल रहा है वो मार्जिनल कैपिटल जो लाएगा वो कितना लाएगा, 2 मिलियन। तो अगर ये 2 मिलियन से मार्जिनल कैपिटल लाएगा अच्छा, और ये जो 2 मिलियन जो अभी जो ला रहा है वो कहां से ला रहा है, रिटेन्ड अर्निंग से ला रहा है। तो अभी जब 2 मिलियन जब वो रिटेन्ड अर्निंग से ला रहा है तो वहां पे जो कॉस्ट यूज करेगा वो पुराना जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है वो यूज करेगा। यानी डिबेंचर्स के जो कॉस्ट है वो सेम रहेंगे 7%। प्रेफरेंस के जो रेट है वो भी सेम रहेंगे, वो सेम नहीं होंगे क्योंकि उसके लिए मार्केट से उसको बोरो करना पड़ेगा। और रिटेन अर्निंग के जो रेट रहेंगे वो उसको 15% मिल जाएंगे एग्जिस्टिंग वाले। तो ये उनका जो बनेगा वो नया, ये 7% के ला रहा है, $18% respectively after the retained earning. The cost of the building after investing is the margin increases. The margin cost. The marginal cost of capital for the common members same for the term, but increase for the remaining 3 years. So imagine 2 million तक, ये 7, ये 15, यहाँ में छोटा सा ये है 9% ला रहा है। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे रेशियो जो है एक बार 9% ले रहा हूँ, बट इसका लॉजिक चेक कर लूँगा 9%। तो और हम यहाँ पे जो टोटल फंड रेज कर रहे हैं वो 2 मिलियन तक का रेज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है 1 मिलियन उसके पास ये था रिटेन्ड अर्निंग में था। तो रिटेन्ड अर्निंग में 1 मिलियन था वो जो कि 50% के बराबर था, तो टोटल कैपिटल आपका 100% हो गया। तो इसका जो रेशियो है वो यही रहेगा 3:2:5, सेम रेशियो रहेगा। इसका मतलब जो नया जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया वो 11.4 हुआ। ठीक है, ये कब तक हो गया,
जहां तक मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग को यूज करने का ऑप्शन है। अब मेरे को नया जो फंड रेज करना पड़ेगा, चूंकि 2 मिलियन तक हम रिटेन्ड अर्निंग के रेशियो में रेज कर लिया। अब जो न्यू फंड मेरे को रेज करना पड़ेगा, वो रेज करना पड़ेगा हमको अनदर 3 मिलियन, बिकॉज उसको टोटल कैपिटल चाहिए था 5 मिलियन का। ठीक है, तो 3 मिलियन जब वो रेज करेगा तो वहां पे क्या होगा, डिबेंचर्स पे कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट विल बी सेम एज 7%, बट प्रेफरेंस पे 10% हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि एडिशनल लेने पे 10% हो जाएगा, और नया वाला जो इक्विटी का जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा जी 18%। सो एंड रेशियो विल रिमेन सेम, वो एडिशनल 3 मिलियन के लिए। All new capital. So common 5 million, debenture this 0.2, 10%, 2% तक 15, 13, assuming has no turning, the weighted average cost will be 13.1. The explanations is management accounting, the management is useful for the because it's a fantastic. 5.4, यानी कि मैं इसको आसान कर लूँ। Just give me 1 minute man. So अगर मैं इसको आसान कर दूँ, नीचे से पैसे उठाएंगे, डिफरेंस पैसे उठाएंगे, पैसे उठाएंगे, और तो ये दो मिला के मेरा कितना परसेंट बनता है, 50%। 50%। उसके बाद ये इस और ये दिस, ये हो गया। इस पे 7% ले लिया, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 7%, 10%, इसमें 50% ये चाहिए, तो 50 का 50% 2.5, यानी 1 जो होगा अप टू 1 मिलियन, 15% और 18% में रेशियो जो होगा 10 मिलियन 15 10 15। Point 3.5% और 11.8% new fund period. However, assuming that has no variable return money, 13%, और अगर ये यूज करेगा तो कॉस्ट
नेक्स्ट 13.1%, 12.5। हाँ भाई, इसको आसान कर लेते हैं। देखिए, इसको एकदम आसान कर लेते हैं। तो देखिए आसान कैसे करते हैं, तो अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वहां से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है डिबेंचर का 6 मिलियन, उसके बाद प्रेफरेंस का 4 मिलियन एंड इक्विटी का 10 मिलियन। तो ये मिला के टोटल 20 मिलियन का हमारे पास करंट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है, करंट कैपिटल है। ठीक है, उसका जो कैपिटल का जो कॉस्ट है डिबेंचर का 7% है, प्रेफरेंस का 9% है और इक्विटी का हमारे पास जो है 15% है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमने उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला तो मेरे पास आया जी 11.4%। अब मेरे पास चूंकि 10 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग में है तो हम निकालेंगे कि एज इफ नो रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि हम एक बार नो रिटेन्ड अर्निंग को कैलकुलेट करेंगे, नो रिटेन अर्निंग सिचुएशन को कैलकुलेट करेंगे। हमको 5 मिलियन रेज करना है, आई हैव टू रेज 5 मिलियन। तो 5 मिलियन में हमारे पास जो है 1 मिलियन जो है कहाँ से, रिटेन्ड अर्निंग में है। ठीक है, तो और सिंस वी हैव टू मेंटेन द सेम रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम क्या कर रहे हैं कि 5 मिलियन का हमने रेशियो निकाला। हमने बोला जी रिटेन्ड अर्निंग में है हमारा 1, तो हमको अपना जो है 1.5 बाजार से हमको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, बाजार से बोरो करना पड़ेगा हमको। उसके बाद 1.5 चूंकि 5 लाख का यानी 5 मिलियन का 30% 1.5 हमको डिबेंचर मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। फिर प्रेफरेंस जो है 5 मिलियन का 20% यानी कि अगेन जो है 1 मिलियन हमको प्रेफरेंस का मार्केट से लेना पड़ेगा। और मार्केट से जब हम लेते हैं तो मेरा लिए जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है जी, 10% का कॉस्ट होता है। और वो 10% का कॉस्ट होता है 1 मिलियन के लिए, तो 20% के बराबर 1 मिलियन का हमको प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट से लेना पड़ेगा। दूसरा, इक्विटी को हम 2 हिस्से में बांट लेते हैं, पहला वो जो रिटेन्ड अर्निंग से यूज करेंगे, दूसरा वो जो हम फ्रेश इक्विटी शेयर से इशू करेंगे। तो हमने सबका जब रेशियो कैलकुलेट किया तो हमारा, इफ आई एम यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12.5% है। अगर इफ आई एम यूजिंग द retained earning then my average cost of capital is 12.5%। और दूसरा एक सवाल आता है कि अगर हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम नहीं यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट से पूरा का पूरा फंड बोरो करेंगे। इसका मतलब ये है कि डेट जो है वो कितना हम बोरो करेंगे, 30% के बराबर यानी 1.5 मिलियन बोरो करेंगे, उसका रेट आएगा 7%। और प्रेफरेंस जो है वो हम कितना बोरो करेंगे मार्केट से, 20% के बराबर यानी 1 मिलियन बोरो करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। और जो रिटेन्ड अर्निंग तो है नहीं मेरे पास, इस बार सिर्फ इक्विटी रहेगा। इक्विटी जब हम मार्केट से उठाएंगे तो हमको 18% का कॉस्ट मिलने वाला है, दैट आई विल राइट इट हियर। तो और 2.5 हमको इक्विटी से उठाना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम रेशियो ऑफ क्या, 30, 20 और 50। अब देखते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बनता है ओवरऑल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या आ रहा है, 13.1% आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे जो हम एडवाइस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि इफ आई एम यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग माय ओवरऑल कॉस्ट इज कमिंग 12.5, whereas if I am going for the new IPO my cost will come 13.1%. So better we should use our retained earning instead of giving the dividend to the equity share होल्डर। इसके थोड़े कैलकुलेशन ट्रिकी थे बट चीजें आसान हो गई। सीधा बात इसने कह दिया कि आराम से अगर हम यूज कर रहे हैं अपना 1 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग तो हमारे पास जो है हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा वो 12.5% आएगा।
और अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं तो मेरा 13.1% आएगा। तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो है मेरे को यही सिखाता है कि इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग बिकॉज द futuristic and different among the alternative cost of capital. The use of the marginal cost of capital in capital structure and capital decision provide the reliable estimates of the additional cost of capital. तो ये आपको ये दोनों comparisons करके आपको एक आइडिया देता है कि which option is better for you. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक था जहां पे मैं भी मिस कर रहा था, बट नाउ इट्स ओके। अब आराम से हम लोग ये एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा मेरे को करना चाहिए ऑप्शन पे। ठीक है, अगर रिटेन्ड अर्निंग है तो रिटेन्ड अर्निंग को रख के हम चेक करेंगे कि हमारा कॉस्ट क्या है, एक बार रिटेन्ड अर्निंग को हटा के चेक करेंगे कि हमारा नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट ओके यही मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और इसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएंगे कि वेदर वी शुड यूज द रिटेन्ड अर्निंग और नॉट टू यूज द रिटेन्ड अर्निंग। बट एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स तो आपको नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, तो आप अगर समझने में कोई दिक्कत भी हुआ है तो आप उतना परेशान नहीं हुए। एक आध सवाल अगर सामने गुजरता है देन आई विल डिस्कस मोर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, इवन आई लॉस्ट द कंट्रोल सम टाइम। अनस भाई कुछ नहीं बोल रहे, रोशन भाई, अशरफ भाई, काजल, स्नेहल, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभी समझा नरोज भाई, एक्चुअली इट इज वेरी लॉजिकल, हाँ simply logical, but the calculation is, but anyway I couldn't find the calculations in Wiley. अच्छा तो बच गया। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सिंपली जो मैंने भी पीछे पढ़ा है ना, इट वाज लाइक सिंपल कि अगर आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू गिव द एडवाइस कि वेदर वी शुड यूज दिस फंड और नॉट। Raising of fund is cheaper for you or using your existing fund is cheaper for you. For that decision making you need to know the marginal cost of capital. ठीक है, और अभी भी ये इतना लेंथी सवाल करने के बाद भी हमारा आंसर सिर्फ वही था कि इफ वी आर यूजिंग द आवर फंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग, इफ वी आर गोइंग रेजिंग द फंड फ्रॉम द मार्केट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फंड इज कमिंग। इस दोनों के बीच का जो डिसीजन होता है लेने के लिए यू नीड टू नो द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अशरफ भाई बोलो भाई। नहीं मिर्जा भाई चल रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। ये आपने तो प्रैक्टिस कर लिया था। हाँ कर लिया, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे थोड़ा बहुत होल्ड